नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के बेहद खास और बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम कहता है वोटर में। हम लगातार 27 विधानसभा सीटों जहां पर चुनाव होना है वहां के लोगों के पास जा रहे हैं। हालांकि वर्चुअली हम उन्हें बुलाते हैं। तो आज बात करेंगे बदनावर विधानसभा सीट की, एक ऐसी विधानसभा सीट जो कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव के सिंधिया जी के साथ जाने, कमलनाथ जी के साथ छोड़ने के कारण वो सीट खाली हुई। क्या वहां पर सूरत हाल है, क्या सोच रहा है वहां का वोटर, वो सब तमाम मसलों पर बात करेंगे। चूंकि प्रोग्राम का नाम है कहता है वोटर, लिहाजा कोशिश करेंगे कि ज्यादा बोले वोटर और कैफियत दें जो दो गेस्ट हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं नरेंद्र सलूजा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है नरेंद्र जी का। और दूसरे मेहमान गोविंद मालू, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं और दोनों का ताल्लुक उस बदनावर विधानसभा सीट से है। दोनों के पास वहां की जिम्मेदारियां भी हैं। गोविंद जी का भी बहुत स्वागत है। पहले शुरुआत करते हैं, पहला वोटर क्या कहना चाहता है बदनावर का वोटर, सुनते हैं फिर मांगेंगे कैफियत। 1991 से अभी तक अनारद में 10वीं तक स्कूल नहीं खुल पाया है और विकास के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पाती। और आज तक महिला सरपंच व पुरुष सरपंच 10वीं तक स्कूल कराने के लिए यहाँ मांग कर रहे हैं, मगर आज तक कोई भी अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ आते हैं। आपकी सरकार, आपके द्वार में भी अधिकारी आए थे और ठहराव प्रस्ताव बनाने का कहा, सब हो गया, फाइलें भी चली, मगर आज तक भोपाल में ही फाइल दबकर रह गई और स्कूल धरातल पर नहीं उतर पाया। और 10वीं स्कूल कब बनेगा? गोविंद जी, आपने सुना होगा सवाल और बहुत वाजिब बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्कूल 10th तक नहीं है, लड़के और लड़कियों को बहुत मुश्किल होती है। गांव में सुन नहीं पाया, किस गांव का उन्होंने जिक्र किया। गोविंद जी, हमारी सरकार ने तो कई सारे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले, वो बात कर रहे 91 से उस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हमने स्कूल खोले हैं जहां पर वो जाते हैं। जिस पर्टिकुलर स्थान की बात करें वो मुझे भी नहीं मालूम है कहां पर है, वो बदनावर में किस अनारद कोई जगह है, अनारद गांव है, वो अनारस गांव है। तो वहां की अगर उनकी मांग, जब यहां से उन्होंने कहा भी कि ये सरकार ने आपके द्वार जब आई तब उन्होंने यहां से प्रस्ताव बना के भेजा, लेकिन उसके बाद हमारी ये सरकार चली गई। 1.25 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही, 2003 के पहले भी। ये 91 से बता रहे हैं। तो चूंकि शिक्षा का विकास और प्राइमरी स्कूल का विकास और नए निर्माण भवन करना, जीर्णोद्धार करना, उनका पुनरुद्धार करना, ये हमारी सरकार ने बहुत ही बेहतर ढंग से किया है। कुछ जगह अगर ऐसा कोई मामला है तो उसको जरूर हम उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है नरेंद्र जी, अगर स्कूल नहीं बन पाया वो जो वोटर कह रहे हैं तो आप जिम्मेदार हो, ऐसा गोविंद मालू जी की बात से ध्वनित हो रहा है। बड़े हास्यास्पद है मालू जी की बात, जिनकी 15 वर्ष सरकार रही है। वोटर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है। उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। राजवर्धन दत्तीगांव 22 वर्षों से उनके पिताजी से लेकर वो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप देखें क्या स्थिति कि 10वीं तक का स्कूल नहीं हो पाए, जबकि वहाँ तो अभी नई नई मांग उठ रही। वहाँ तो IIT की मांग उठ रही, B.Ed की मांग उठ रही, इंजीनियरिंग कॉलेज की, लॉ कॉलेज की। अब ये सब तो छोड़ो, अभी तो 10वीं तक ही स्कूल नहीं हो पाया, तो आप बाकी की क्या कल्पना कर सकते हैं। और राजवर्धन दत्तीगांव, तो किस्सा सुना दूँ मालू जी आपको, एक काछी बड़ौदा गाँव में 13 किलोमीटर की सड़क का उन्होंने 7 साल पहले उद्घाटन किया था और आज चले गए। रास्ता नहीं था तो अपने जाने के पहले मुरम डलवाई, डंपर लगवाए, लेकिन आज वहाँ पे गद्दार वापस जाओ के नारे लगे, झूठे हैं। राजवर्धन दत्तीगांव तो वोटरों के फोन ही नहीं उठाते हैं, तानाशाह प्रवृत्ति के, जनता से मिलते नहीं है, सामंतवादी है, दुख सुख में नहीं जाते। वो क्या जनता का हित करेंगे, क्या स्कूल बनाएंगे। एक वोटर और लेते हैं, मालू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मालू बहुत वक्त मिलेगा आपको, बहुत सारे वोटर हैं, बहुत सारे वोटर हैं। और मैं एक बात ये कहूंगा कि भैया वो तो आपके साथ थे, तब आपको सामंतशाही प्रवृत्ति नहीं दिखी। सरकार तो दूसरी बात ये है कि जब आपके साथ थे उनके काम नहीं हुए तभी तो छोड़ के तैयार किया है। आप लोग काम नहीं कर रहे थे तभी छोड़ के आए। चुनाव के वक्त से वो वोटर की आवाज को मुखर करने के लिए किया है। वोटर बोले, नेता जवाब दें केवल, और वो जो कैफियत मांगता है उसका जवाब दें। एक और वोटर क्या कहते हैं, बदनावर के ही वोटर हैं, सुनिए। पहले जो है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित थे, उनको वोट दिया था। उसके बाद में 15 महीने तक सरकार चली भी सही, बहुत बढ़िया चली, लगभग किसानों के कर्जे माफ़ भी हुए हैं। उसके बाद में न जाने जो है राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और उनके जो सम्मिलित जो कुछ लोग थे उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद में जो मतदाता थे वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अब हम किसको वोट दें।
अब क्या गारंटी है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी में वोट देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चला जाएगा। सलूजा जी, आपके लोग जो है वो विश्वसनीय नहीं है। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो नहीं कि आप अगर फिर कांग्रेस को देंगे फिर कहीं चले जाएंगे तो उसका वोट बेकार हो जाएगा, कह रहा है वो। तो एक जो परंपरा की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई, निश्चित तौर पे इसमें वोटर तो ठगा गया है, जनता के विश्वास का सौदा हुआ है, क्योंकि जनता ने अपने मत का उपयोग किया था और किसी उम्मीदवार को उपयुक्त मानकर उसकी पार्टी को, राजनीतिक दल को उसने वोट दिया था। अब वो यदि दल बदल कर लेता है तो ठीक कहा इस मतदाता ने, वोटर ने, कि वो ठगे गए। और क्या गारंटी कि अगला उम्मीदवार भी भाई आपको दोबारा देंगे तो ऐसे तो नहीं कि आप हो जाए। एक बार गोविंद मालू जी का रुख कर लेते। गोविंद जी, ये मुद्दा आपको लगता है कि ये विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए तो बेशक होगा कि ये उनका वोट बेकार हुआ पिछली बार? देखिए, कांग्रेस कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, लेकिन जो पार्टी छोड़ के आए, मेरे मित्र कह रहे थे कि वो गद्दारी, ये इन लोगों ने उसको प्रलोभन दिया। हमको हमारा कोई प्रलोभन नहीं था, उनका तो दम घुट गया था कांग्रेस में, काम ही नहीं करा पा रहे थे लोगों के क्षेत्र में, जो उनके सपने थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नहीं, मुझे तो बयान नहीं, मैं तो भेज दूं मैं आपको, भौर सिंह शेखावत का बयान सुन लो। और ये जब जाएंगे जनता के बीच में, जनता के बीच में बताएंगे कि हमने ये काम कमलनाथ जी को दिए थे, ये काम नहीं हुए, इसलिए मैं आपके हित में कमलनाथ जी के काम आपको गिना दूंगा अभी। और हमने 15 महीने में शिवराज जी की सरकार काम करने वाली सरकार है, मैं इनका नुमाइंदा होकर विधानसभा में जाऊंगा और अब जो काम, जो मैंने आपको सपने और कल्पनाएं और जो हमने वचन दिए थे, अब मैं उसको पूरा करूंगा। यानी जो काम कमलनाथ जी के वक्त नहीं हो पाया था वो अब होगा शिवराज जी के वक्त। ये बिल्कुल जो इन्होंने वहां पर जो विकास के काम करना थे, प्रयास ये है कि केवल अधिकतम वोटर को भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम कांग्रेस ने नहीं किया। वोटर को आवाज मिले, अधिकतम वोटर जो आपसे आमने सामने नहीं कह पाता होगा वहां पर उसे स्वर मिले, और फिर आपसे, आप दोनों मेहमानों से मैं कैफियत मांगूंगा। एक और वोटर क्या कहते हैं, सुनिए। फसल बीमा का पैसा जो प्रीमियम किसानों से काटा जाता है और 2018-19 रबी और खरीफ वर्ष का जो फसल बीमा की राशि अदा की गई है, उसमें हमारा गांव जैसे ग्राम त्यूड़ी जो कि बदनावर विधानसभा में आता है, यह वंचित है। तो यह कब तक प्रदान किया जाएगा? मालू जी, सीधा आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए आपके तरफ चलूंगा। वो कह रहे हैं, ग्राम भी बता रहे हैं, ग्राम त्यूड़ी के ये वोटर हैं, इनके फसल बीमे की राशि जो है प्रीमियम काटा जा रहा है इनके पास से, और फसल बीमे की राशि नहीं मिल पा रही है। कैसे मिलेगी, क्या कहां पे चूक हो रही होगी, दिखवाएंगे, क्या करेंगे वोटर के लिए, क्या कहना चाहते हैं? पिछली सरकार ने फसल बीमे की जो प्रीमियम थी वो नहीं भरी, हमारी सरकार ने प्रीमियम भरी है और उनको निश्चित रूप से फसल बीमा की राशि मिलेगी। तो सलूजा जी, आप सारी गड़बड़ियां जो है वो आप कर गए, अब उसे दुरुस्त करा रही है बीजेपी। अच्छा है, ये इन्होंने, मालू जी ने ये नहीं कहा कि नेहरू जी और इंदिरा जी की गड़बड़ी थी, 300 करोड़ रुपए का। सुनो मेरी बात मालू जी, आपने जवाब दिया, मेरा जवाब सुन लो। मालू जी, उन्होंने नहीं भरा, मेरा जवाब ये हमारी सरकार ने आके भरा है। मालू जी, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं, आपके झूठ का ही पर्दाफाश कर रहा हूं। हमारी सरकार ने अपना अंशदान 509 करोड़ रुपए जमा किया था। जो आप 2200 करोड़ जमा करने की बात कर रहे हैं, ये आपकी सरकार का बकाया था, उसके कारण फसल बीमा नहीं कर पाया। हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, प्रमाण मौजूद है कि आपकी शिवराज सरकार के पैसे बकाया होने के कारण प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। हमने अपना अंशदान 509 करोड़ जमा कराया था, आपने एहसान नहीं करा, आपके हिस्से की आपकी सरकार की राशि जमा करी। आप झूठ मत बोले, हमने आपकी पोल खोल दी झूठ की, उसी समय खोल दी। प्रमाण जारी करें, लिखित प्रमाण मौजूद है हमारे पास। को आप मत बरगलाइए। तो किसके बकाया थे, किसने भुगतान किया, किसका बाकी है? मुद्दा है वो ये है कि भाई वोटर मुश्किल में है, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए कि उसकी समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है। एक और प्रवीण जी, समस्या का निराकरण हो गया, आप समझ लीजिए, हो गया, समझ लीजिए भाई, आप सुन लीजिएगा। हाँ। ये मालू जी, गोविंद मालू जी जिम्मेदार नेता हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि समस्या का निवारण हो गया, नहीं हो तो आप जरूर मुझे निमित्त बनाइएगा, मैं आपका एक जरिया बनूंगा फिर से आपकी बात इन तक पहुंचाने के लिए। नए वोटर का रुख करते हैं। हमारी बदनावर विधानसभा में शिक्षा विभाग को लेके अभी तक कोई ठोस कदम किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं लिए हैं। जो इसके पहले शेखावत जी थे, उनसे भी बहुत उम्मीदें थी सभी की कि वो कुछ ऐसा कर जाएंगे, वो भी नहीं कर पाए। उसके बाद अभी राजवर्धन सिंह जी जो वर्तमान में विधायक है और अभी मंत्री बने हैं वर्तमान नवनियुक्त, उनसे भी हमारा यही है कि ये जो दोनों विभाग है, इनमें कहीं ना कहीं जो लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, जो राष्ट्रीय हित की पार्टी समझते हैं, तो ये जो समस्याएं लोगों की हैं, इस पे भी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। कमोबेश सभी जगह से ऐसे ही सवाल आ रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, तो लंबे वक्त तक यदि मान लीजिए आज़ादी के बाद गांवों में और खासतौर पर कस्बों में अगर सुविधाओं की दिक्कत हो तो
चिंता लाजमी है। मालू जी, आपका जवाब। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता के साथ बजट की राशि बढ़ाकर और सरकार ने काम किए हैं, लेकिन 50-60 साल का जो बैकलॉग है उसको पूरा करने में समय तो लगता ही है। सब तहस नहस कर दिया 50-60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने। हमारी सरकार ने आते ही सड़क से लेकर और ग्राम पंचायतों की सड़क, अंदर की सड़क, खेत तक जाने की सड़क ये बनाई। शिक्षा के लिए नए स्कूल बनाए, उनका पुनरुद्धार किया। ऐसे कई जगह जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बढ़ाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं बढ़ाई। ठीक है, अब नरेंद्र जी का रुख करते हैं। नरेंद्र जी, ये जो सवाल है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य कई साल, मतलब आप लोगों ने 50-60 साल में चौपट कर दिया देश को, अब उसे बनाने में, ठीक करने में वक्त तो लगेगा। आप शिक्षा की बात करें, मैं आपको फिर बता दूं, शिक्षा को लेके वहाँ के युवा पलायन करते हैं, पढ़ाई के लिए इंदौर जाते हैं, धार जाते हैं। आज वहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, बीएड की मांग उठ रही है, वहाँ पे आईआईटी की मांग उठ रही है, लॉ कॉलेज की मांग उठ रही है, इंजीनियरिंग की मांग उठ रही है। एक संपन्न तहसील मानी जाती है बदनावर, लेकिन एक भी काम आपके दत्ती गाँव ने और भौर सिंह शेखावत ने नहीं करे। आप स्वास्थ्य की बात करें, मेरे ख्याल से आपने वहाँ का शासकीय अस्पताल नहीं देखा होगा, मैंने तो देखा है। कितनी जर्जर अवस्था में वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, इलाज नहीं मिल पाता है, जनता परेशान हो गई इलाज कराने इंदौर के एमवाय अस्पताल जाती है। तो आपकी सरकार 15 वर्ष मध्य प्रदेश में रही, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने यहाँ को बदराल कर दिया है। ठीक है, अब एक और वोटर, क्योंकि कहता है वोटर तो कहेगा ही वोटर इस प्रोग्राम में। एक और वोटर सुनते हैं। प्रतिवर्ष बारिश धीरे धीरे कम हो रही, किसी साल यदि ज़्यादा भी होती है तो पानी है वो गर्मी में खत्म हो जाता। पिछली बार 65 से 70 इंच बारिश हुई, लेकिन ज़मीन में पानी मई जून तक सब खत्म हो गया था। तो हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि या विधायक महोदय आने वाले समय में तहसील में जितने भी तालाब है उनका गहरीकरण करें, नदियों पे छोटे डैम बनाएं और इस चीज़ को अधिक महत्व दें ताकि जो पानी की समस्या वो दूर हो। मालू जी, वो कह रहा है कि भाई पानी गिरता भी है, मान लीजिए ज़्यादा, पर्याप्त भी, उसका स्टोरेज प्रॉपर नहीं है, छोटे डैम नहीं है, तो उनको बड़ी मुश्किल आती है। और वाजिब सवाल है वोटर का। मालू जी, सांसद निधि से भी और विधायक निधि से भी कई सारे स्टॉप डैम्स बनाए हैं, छोटे छोटे डैम्स बने हैं। और संग्रहण के लिए तो तालाब के गहरीकरण की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शिवराज सरकार ने चलाई। और उसके बाद ये अलग अलग जगह पर खूब पानी का जो संग्रहण है उसके लिए भी काफ़ी किया है, लेकिन कुछ जगह पर हो सकता है कि वो काम अधूरा रह गया हो और वो पूरा होगा, क्योंकि लगातार विकास की तो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन जो डेजर्ट इलाका था उसको हमने हरा भरा किया, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई, बलराम तालाब योजना से लेकर के, और कुआं खुदाई के लिए, और जो स्टोरेज करना चाहिए जल संग्रहण के लिए, वो लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया। कुछ जगह पर हो सकता है जो भाई बता रहे हैं शायद नहीं पहुंचा होगा। नरेंद्र सलूजा जी का रुख करते हैं। नरेंद्र जी, है और आपकी टिप्पणी हरा भरा लेकर। बदनावर की प्रमुख नदी है बलवंती नदी। मैंने आपको कहा उमा भारती ने उसका भूमि पूजन किया था, जीर्णोद्धार का भी है बलवंती नदी वहां का, और भूमि पूजन किया था। उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी 2003 में, आज तक 2 बार चुनाव जीत चुके हैं उसके नाम पे राजवर्धन दत्तीगांव, लेकिन आज तक उसका जीर्णोद्धार नहीं उठाया। इस चुनाव में फिर उसकी जीर्णोद्धार का झूठी घोषणा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप सिंचाई की पानी की बात करें, सबसे बड़ी समस्या हुआ पानी की। हमने क्या क्या सुन लीजिए, हमने कुक्षी से बदनावर तक कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में, सरकार गिरने के 3 माह पहले 1600 करोड़ की लागत से नर्मदा उद्वहन परियोजना का शिलान्यास कुक्षी में किया था, जो एक नहर के रूप में आएगी, पूरे क्षेत्र को सिंचित करेगी, रकबे को सिंचित करेगी, खेतें लहराएगी, खेतों में पानी पहुंचेगा। क्योंकि बड़ी संख्या में आदिवासी वहाँ पलायन करते हैं, मजदूर पलायन करते हैं, आसपास झाबुआ से, बदनावर से, धार से गुजरात जाते हैं। उनके पलायन को रोकने के लिए खेती को, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन बदनावर में होता है, उसको लेके 1600 करोड़ की लागत से नर्मदा उद्वहन परियोजना का कमलनाथ जी ने शुभारंभ किया। आप जानकारी जुटा ले। और बदनावर में जो पानी की कमी है, जो सिंचाई के रकबे की कमी है, उसको सिंचित करने के लिए काम किया हमने। तो ठोस काम किया, बता दिया 15 महीने में। तो सवाल काम चालू है, हमने उसका काम चालू कर दिया। बोलना चाहिए कि हाँ कांग्रेस ने काम किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बदनावर विधानसभा क्षेत्र की। वहां के वोटर से समझ रहे हैं कि क्या चाहता है वो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों से, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है दोनों ही वो उस पर ध्यान देंगी उसकी मुश्किलों के लिए, जिसे सियासत और राजनीति से थोड़ा कम सरोकार है, अपनी समस्याओं से ज्यादा है। सुनिए एक और वोटर की बात। सड़क केसूर से बड़नेगर तक बन रही है, 2 साल हो गए हैं, समय है इसका 2 साल में काम होने का है, 1.5 साल हो गए हैं, कब तक बनेगी?
अब ये नरेंद्र सलूजा जी के पास इसलिए जाना चाहिए कि उसने डेडलाइन बताई कि 2 साल से बन रही है, यानी 15 महीने इनकी सरकार थी। तो नरेंद्र जी, आपका बहुत अच्छा अध्ययन भी है उस पूरी बदनावर विधानसभा सीट को लेके। ये कैसूर से बड़नगर, मुझे नहीं पता ये जगह कहाँ है, हालांकि मैं कभी जा नहीं पाया, लेकिन ये एक चिन्हित करके बता रहा है कैसूर से बड़नगर सड़क 2 साल से बन रही है, अब तक पूरी नहीं हुई, उनको बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत अच्छा सवाल मतदाता ने उठाया है। आप देखें, कमलनाथ सरकार ने, हमारी 15 माह की सरकार में हमने उस क्षेत्र के लिए 130 सड़कों का योजना बनाई, 130 सड़कों का काम चालू किया। 130 सड़कों को हमने दिया पंचायत के अधीन ताकि सरपंचों को काम मिले, वहाँ के लोकल लोगों को काम मिले। लेकिन सरकार जैसी शिवराज सरकार ही, उनने राजवर्धन दत्तिगांव ने उस सड़कों को आरईसी में ट्रांसफ़र करा दिया पीडब्ल्यूडी के तहत। तो वहाँ के सरपंच और पंच नाराज है। और खुद अभी जो जानकारी मिली, वो हमको जानकारी मिली है कि राजवर्धन जी के खुद के करीबी लोगों ने 4 पोकलेन और डंपर खरीद लिए सारा काम लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सड़कों को लेकर नाराजगी, 130 सड़कों का हमने तो उस क्षेत्र में सौगात दी है। ये इनका क्लेम है नरेंद्र सलूजा जी का कि इनकी सरकार ने सब कुछ डन कर दिया था, वो तो रोक दिया आप लोगों ने आते ही। प्रवीण जी, वो जिस भाई ने कहा, प्रश्न उठाया था, उसने कहा 2 साल पहले शुरू हुई थी, मतलब हमारी सरकार में शुरू हुई थी, इनके सरकार आते ही उसको बंद कर दिया। दूसरी बात, राजवर्धन दत्तिगांव ने जो भी जिसका आरोप भाई मेरे नरेंद्र भाई लगा रहे हैं, वो कहाँ थे? वो आपकी पार्टी में थे, आपने उनका काम नहीं किया, इसीलिए तो वो छोड़ के आए। वो क्योंकि आप उनका काम ही नहीं कर रहे थे, आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे। 1.25 साल में जो उन्होंने 3 साल पहले या 5 साल पहले उसका कुछ काम करते, वो लगातार बेचारे सरकार पे डिपेंड नहीं होता है। जनप्रतिनिधि सशक्त और सक्षम हो तो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अपने क्षेत्र के विकास का काम करता है। कई उदाहरण है मौजूद। शिवराज जी, कमलनाथ सरकार में शिवराज जी के क्षेत्र में काम नहीं होता था क्या? गोपाल भार्गव के क्षेत्र में नहीं होता था क्या? जनप्रतिनिधि सक्षम होना चाहिए। जनप्रतिनिधि फोन नहीं उठाएगा, घर सोया रहेगा, लोगों के दुख सुख में नहीं जाएगा, तो काम कैसे होंगे? आवेदन लेके, निवेदन लेके, प्रतिवेदन लेकर, तभी तो वो छोड़ के आए पार्टी। चूंकि हाथ से वक्त तेजी से फिसल रहा है, लिहाजा एक साथ 2 वोटरों को हम शामिल करेंगे, सुनवाते हैं और इसके बाद मेहमानों से उसकी कैफियत भी मांगेंगे। 2 वोटर एक साथ सुनिए। हम किसानों के 2-2 लाख माफ होने के थे, उसके चक्कर में हमारे 60-60 हजार ब्याज के लग गए और आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, उसके चक्कर में जनता ने वोट दिए और किसान परेशान है। और अगले साल बारिश अधिक हुई थी, उससे फसल चौपट हो गई, उसका बीमा का कुछ पैसा नहीं आया। मतदान की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगार। यहाँ कई जनप्रतिनिधि बन के गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो रोजगार की, यहाँ लगभग 2 से 3 फैक्ट्रियाँ भी डली हुई, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या यही है। जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उससे हम यही मांग रखेंगे, रोजगार की। तो पहला जो सवाल था इन 2 वोटर में से, वो लेके नरेंद्र सलूजा जी के पास जाते हैं। वो कह रहा है कि भाई आपने वोट मांग लिया किसान कर्ज माफी के नाम पर, उन्होंने वोट दे दिया आपको, लेकिन उनके साथ चोट हो गई, उनकी फसल भी खराब हुई, ब्याज भी देना पड़ रहा है। नरेंद्र सलूजा जी। प्रवीण जी, हमने 2 चरणों में किसान का कर्ज माफ किया। उसके अंदर बदनावर का मैं आंकड़ा दूं तो 13 से 14 हजार किसानों का 64 करोड़ रुपए हमने माफ किया है। तीसरा चरण अभी मतदाता ने जो बात करी वो 2 लाख के कर्ज की करी। हमारा 2 लाख तक के कर्ज का तीसरा चरण 1 जून से प्रारंभ होना था। उसके पहले हमारी सरकार गिर गई और हम तो शिवराज सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि हम अभी तक 26 लाख किसानों का कर्ज माफ चुके हैं, उसमें 1 लाख तक का माफ कर चुके हैं। तीसरा चरण हमारा 2 लाख का शुरू होना था 1 जून से। उस चरण को रोका नहीं जाए, हमारी कर्ज माफी को चालू रहने दिया जाए। जो मतदाता ठीक कह रहा है, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो तीसरा चरण भी लागू होता और उसका 2 लाख तक का कर्ज माफ होता, क्योंकि वो 2 लाख का आंकड़ा दे रहा है। 2 लाख के पहले का माफ कर चुके हैं। ये तो खुद मालू जी ने कल बयान के अंदर आंकड़ा दिया कि आपने 17,85,000 का माफ पहले चरण में किया, दूसरे चरण में 155 करोड़ दिए। तो मालू जी ने तो खुद लिखित बयान में स्वीकार किया, हमने 26,995 किसानों का 2 चरण में कर्ज माफ किया। ये पहले सवाल का जवाब है। और दूसरा यदि सवाल भी प्रवीण जी मेरे से लेते हैं मतदाता का, तो आप भी दे दीजिए, फिर दोनों सवाल को लेकर वहां चलेंगे। बताइए, वो कह रहा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा, वहां फैक्ट्रियां हैं, लोकल लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। मालू जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये बहस का, इसको डिबेट मत बनाइए, राजनीतिक इसको ढंग से सुनिए। माफी पर वो 10 दिन मतदाता ने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मेरे को उस पर रोजगार को लेकर प्रमुख मुद्दा इस बार चुनाव का रोजगार, मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए, आप बात पूरी करें। मालू जी सुन लेते हैं। मालू जी थोड़ा वोटर की बात का हल निकले, ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, मैं शांति से जरूर आप पूरी बात कहना। जल्दी से, बेरोजगारी, 2-3 फैक्ट्रियां हैं, लोकल लोगों को काम नहीं मिलता। आता हूं मालू जी, आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी, फैक्ट्रियां हैं, मतदाता ने ठीक कहा। वहां पे जो प्रमुख फैक्ट्री, एक वंडर सीमेंट है, एक कश्यप स्वीटनर है और एक इसकी विंड एनर्जी की फैक्ट्री है।
तीनों ही फैक्ट्रियों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। रोजगार सबसे प्रमुख मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या, और मैं समझता हूं इस चुनाव का मुद्दा रहने वाला है। आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं हमारी दिलाया? सरकार ने निर्णय लिया था कि 70% स्थानीय युवाओं को उद्योग नीति में हमने परिवर्तन करा था। और कमलनाथ जी अभी जब बदनावर गए थे तब वहां घोषणा भी करके आए थे कि जो 3-4 फैक्ट्रियां यहाँ पे स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, इसके लिए हम प्रावधान करेंगे। हमने प्रावधान भी किया हमारी सरकार में 70% स्थानीय युवाओं को, और इस मुद्दे पे हम मुखर भी, और ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, हमारी सरकार आई तो हम स्थानीय युवाओं को इन चारों फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार दिलाएंगे। वो किसान परेशान है, वो कह रहा है कि भाई कर्ज माफी के नाम पर उसने वोट दिया था, उसका ब्याज बढ़ गया बहुत ज्यादा, पिछली बार फसल खराब हो गई, उसको राहत कैसे? और दूसरा जो बेरोजगारी वाला सवाल था कि फैक्ट्रियां हैं वहां पर 2-3, लेकिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गोविंद मालू जी, कर्ज माफी ने तो किसान को और चौपट कर दिया, क्योंकि एक तो उन्होंने ये कहा कि हम सब ऋण माफ करेंगे, फिर कहा फसली ऋण माफ करेंगे, फिर केवल कोऑपरेटिव बैंक के जो एनपीए थे उनको वो तो वैसे ही हमारे पास मालू जी प्रमाण है, आंकड़ा है, 13,000 किसानों का 64 करोड़ बदलाव में माफ हुआ। हमारे पास रिकॉर्ड है, फोन नंबर सहित, बैंक का नाम, खाता नंबर सब है। बात सुन लेते हैं गोविंद मालू जी क्या क्या कहना है, बोलिए। 2000 से 12,000 रुपए तक के जिनके कर्जे थे और जो कई बेड डेप्ट्स हो गए थे, जो एनपीए खाते थे, उनको कहा कि हमने माफ कर दिए, क्योंकि वो तो वैसे राइट ऑफ करने वाली थी बैंक। उसमें इन्होंने क्या किया, 800 करोड़ रुपए आज भी बैंक कोऑपरेटिव बैंक के मांग रही, वो नहीं दिया। नेशनलाइज बैंक के नहीं हुए और दूसरी बैंकों के भी कर्जे इन्होंने माफ नहीं किए, और 2-2 लाख के झूठे सर्टिफिकेट 20 लाख 25 लाख किसानों को बांट दिए, जो आज भी लेके घूम रहे हैं। उनका पैसा वहां जमा नहीं हुआ, वो खाते में ब्याज चढ़ा जा रहा है, पैसा जमा हुआ नहीं। आखिर दूसरा लोन कैसे मिलेगा, इसका जवाब तो सलूजा जी दे दें। दूसरा सवाल रोजगार पर भी बात कर लीजिए मालू जी। दूसरी बात रोजगार की जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, क्योंकि वहां कई सारी पहले फैक्ट्रियां चली गई, क्योंकि वहां न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। अब जब सड़क बिजली पानी, हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, फिर ये फैक्ट्रियां लाए तो वहां के लोगों को रोजगार किया। स्किल्ड जो लोग हैं वो कहीं से दूसरे के साथ है, लेकिन फिर भी वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिला है पर्याप्त संख्या में। जितने लोग बेरोजगार होंगे उतना नहीं मिला होगा, लेकिन मिला है रोजगार, और रोजगार के लिए उपक्रम चालू किए थे जितने भी हैं। और भी नई नई उद्योगों को हमने बहुत ही आसानी से उनको अनुमति देने की, उनको जमीन देने की बात पेशकश हमेशा की। आपकी पार्टी के विधायक चैतन्य कश्यप, उन्हीं का कश्यप स्वीटनर है, वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, सब बाहरी लोगों को रोजगार है। आपकी पार्टी के नेता वहां तो रोजगार दिला दो स्थानीय लोगों को। कश्यप स्वीटनर का नाम बता रहा हूँ, बाहर से थोड़ी आएंगे, मजदूर तो वहीं के हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते किसी नई विधानसभा सीट के साथ आपके सामने मौजूद होंगे और दिखाएंगे कि वहां का वोटर क्या कहता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।